अकादमी पर एक गहरी भयावह रात छाई हुई थी, जिसमें अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं। एक सूखा पेड़ अंधेरे आसमान के सामने खड़ा था। अचानक एक भयानक केंद्रीय संरचना से विशाल लाल लताएं फूट पड़ीं, जो राक्षसी जड़ों की तरह अनियंत्रित रूप से फैल गईं। अव्यवस्थित जड़ें जमीन पर फैल गईं और लोगों को अपने साथ खींच ले गईं। घबराए हुए माता पिता और शिक्षक अपने पकड़े गए बच्चों के लिए चीख रहे थे, जबकि वेंसी मॉर्ग भय से देख रहा था। स्तब्ध वेंसी सोच रहा था कि ये किस प्रकार की राक्षसी शक्ति है। उसे जल्दी ही एक चौंकाने वाली बात समझ में आई। लताएं जानबूझकर केवल छात्रों को निशाना बना रही थीं, मानो ये पहले से तय योजना हो। कैमस मॉर्ग ने उस विशाल लाल संरचना को पहचान लिया और जोर से पूछा कि क्या ये रसातल का पेड़ है। उसके बगल में ओसिरिस ने कैमस से पूछा कि क्या वो उस शक्ति के बारे में कुछ जानती है। पास ही मुखिया रॉडरिक और सर्वेंटिस घबरा गए। ओसिरिस ने बताया कि उसके 4 छोटे भाई बहनों को पकड़ लिया गया है और सर्वेंटिस रोते हुए बोला कि उसके बेटे को ले जाया गया है। दोनों पुरुष मदद की गुहार लगाते हैं, जबकि रॉडरिक अपनी बेटी को बचाने के लिए बेताब है। हताश होकर कैमस मुखियाओं पर चिल्लाती है और उन्हें शांत होने के लिए कहती है, ये कहते हुए कि घबराहट से कुछ हल नहीं होगा, और उनसे शांत भाव से स्थिति का आकलन करने की मांग करती है। हताश विनम्र वेंसी कैमस के पास आती है और उससे सहयोग और उसके पास मौजूद किसी भी जानकारी के लिए विनती करती है। कैमस मानती है कि वो सब कुछ नहीं जानती, लेकिन वो इस बात पर ध्यान देती है कि ये मास्टर स्नेक नामक एक सत्ता से मिलती जुलती है। वो बताती है कि रसातल का वृक्ष एक राक्षसी सत्ता है जो शमन कथाओं में वर्णित है और कभी लाल और काले पर्वत में रहती थी। लोक कथाओं के अनुसार वृक्ष की जड़ें जमीन के ऊपर फैली होती हैं, लेकिन ये पृथ्वी में उल्टा बढ़ता है और अनंत तक रसातल की ओर फैलता जाता है। वो निष्कर्ष निकालती है कि वृक्ष के अंदर का स्थान एक अज्ञात विकृत आयाम है, जो साम्राज्य के जादुई टावर से भी कहीं अधिक खतरनाक है। सर्वेंटिस गुस्से में बीच में दखल देता है और बच्चों को बाहर निकालने का तरीका पूछता है। कैमस शांत भाव से जवाब देती है कि अगर उन्हें बाहर से बचाना संभव होता तो वो ऐसा ही करती। वो बताती है कि पेड़ को केवल अंदर से ही खोला जा सकता है, जिससे सर्वेंटिस दंग रह जाता है। वेंसी को कैमस के सुरक्षित होने की राहत मिलती है, लेकिन वो पूछती है कि वो अन्य छात्रों की तरह अंदर खिंचे जाने से कैसे बच गई। कैमस बताती है कि उसने छात्रों की कलाई से लताएं उगते देखीं। सौभाग्य से प्रवेश कार्यालय में छात्रों के लिए बने कंगन खत्म हो गए थे, इसलिए उसे बदले में एक अतिथि कंगन मिल गया। वेंसी को एक भयानक एहसास होता है। उसे वो कंगन याद आते हैं जो सिर्फ छात्रों को दिए गए थे और जिनके बारे में उसने सोचा था कि वे सुरक्षा के लिए हैं। अब उसे पता चलता है कि स्कूल के उन कंगनों ने ही उस जाल को सक्रिय किया था। अपनी बेबसी से टूटकर वेंसी घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ता है। वो इस त्रासदी के लिए खुद को दोषी ठहराता है। वेंसी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अपराध बोध से घिरा हुआ वो पछताता है कि उसने और सावधानी क्यों नहीं बरती, और अपने छात्रों को इस मुसीबत में ढकेलने के लिए खुद को कोसता है। बड़ों की निराशा के बीच छोटी पोमेरान रोते हुए ओसिरिस की पैंट का पाया खींचती है और पूछती है कि क्या उसके चाचा अब वापस नहीं आएंगे। ओसिरिस रोती हुई पोमेरान को गोद में उठा लेता है ताकि उसे दिलासा दे सके। पास ही कैमस उस तबाह जमीन के किनारे खड़ी है और पेड़ की विशाल जड़ों को नीचे घूर रही है। चमकती आंखों वाली कैमस के चेहरे पर निराशा का कोई भाव नहीं है। उसे पूरा भरोसा है कि जिस लड़के को वो जानती है वो इतना मजबूत है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। उस राक्षसी संरचना के सामने खड़ी कैमस मन ही मन उसे जल्दी से वहां से भाग निकलने का आग्रह करती है ताकि वे फिर से मिल सकें, और धीरे से विकीर का नाम अपने मन में दोहराती है। ठीक उसी समय विकीर को वो राक्षस एम्ड्यूसियस याद आता है जो जाल को सक्रिय करते समय हंस रहा था। उस राक्षस ने ये स्वीकार किया था कि इंसानों को रसातल में खींचने से पहले उन्हें उम्मीद करते हुए देखना उसे बहुत मजेदार लगता है। अपनी धुंधली होती यादों में वो डोलोरस को लाल बेलों में फंसा हुआ देखता है। जैसे ही उसे खींचकर दूर ले जाया जाता है, वो विकीर को उसके छद्म नाम वैन से पुकारती है। अचानक विकीर की आंखें खुल जाती हैं और वो जाग जाता है। उसे अपनी जीवित पेंडेंट डेकोराबिया की आवाज़ सुनाई देती है, जो उससे पूछ रही है कि क्या वो जाग गया है। पास ही मौजूद एक छोटी नीली मकड़ी धीरे से सिसकती है। विकीर हरे रंग के चमकते पानी के घेरे में उठकर बैठता है और उसे एहसास होता है कि उन्हें खींचकर उस राक्षसी पेड़ के अंदर ले जाया गया है। वो खुद को जमीन के नीचे बनी एक विशाल संरचना के अंदर पाता है, जो किसी उल्टे टावर जैसी दिखती है। ये रसातल वृक्ष यानी नॉर्वीजिकस का पहला तल है। विकीर के चेहरे के भाव कठोर हो जाते हैं, क्योंकि उसे ये स्वीकार करना पड़ता है कि राक्षस के जाल को रोकने की उसकी तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। तभी एक उत्साहपूर्ण अभिवादन की आवाज़ गूंजती है। अचानक हुई इस घटना से चौंककर विकीर और बेकोराबिया उस आवाज़ की दिशा में मुड़ते हैं।
अंधकार की गहराई से एक भयानक मुस्कान उभरती है जिसमें पीले पीले दांत दिखाई देते हैं, और वो मुस्कान उन्हें बड़े ही उत्साह से कहती है कि वे बिल्कुल भी न डरें। लाल आंखों वाली किसी डरावने गॉब्लिन जैसी दिखने वाली एक परी खुद को उस टावर की गाइड के रूप में परिभाषित करती है। ये बताता है कि जीवित वही रहेगा जो सबसे पहले नीचे पहुंचेगा। अचानक एक चमकता हुआ सिस्टम इंटरफेस सामने आता है। ये घोषणा करता है कि टावर के नियम अब लागू हो गए हैं और विकीर को लेवल 1 योद्धा के तौर पर रजिस्टर करता है। साथ ही उसकी स्टेटस विंडो को अनलॉक करता है। एक बड़ी स्क्रीन पर विकीर का स्टेटस दिखाई देता है जिसमें उसका लेवल घटकर 1 हो गया है। ताकत, फुर्ती और सेहत जैसे बुनियादी आंकड़े तो दिख रहे हैं, लेकिन बाकी गुण छिपे हुए हैं। सिस्टम टावर के काम करने के तरीके के बारे में बताता है। असल दुनिया की ताकत घटकर 100वें हिस्से जितनी रह जाती है, जिसमें 1% ताकत एक लेवल के बराबर होती है। हालांकि सिस्टम एक इनाम भी देता है। टावर के अंदर हासिल किए गए लेवल और आंकड़े यहां से बाहर निकलने के बाद असल दुनिया में उसकी ताकत को हमेशा के लिए बढ़ा देंगे। विकीर स्क्रीन को घूरता है और नियमों को समझने की कोशिश करता है। डेकोराबिया को इस इंटरफेस पर कुछ शक होता है। वो पेंडेंट कहता है कि उसने पहले कभी ऐसा अबिस ट्री नहीं देखा जिसमें लेवलिंग की सुविधा हो। इस तरह का सिस्टम सोच रहा है कि क्या ये एमडू-सीएस की विकसित राक्षसी शक्तियों की वजह से है। विकिर चुपचाप खड़ा है। उसका दिमाग तेजी से चल रहा है क्योंकि वो इस भयानक सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा है। उसे अपने पिछले जीवन की याद आती है जब एमडू-सीएस ने कोलोसियो अकेडमी में एक एबिस ट्री सक्रिय कर दिया था, जिसकी वजह से कई युवा नायकों की जान चली गई थी। वो जानता है कि इस टावर का लेवलिंग सिस्टम एक जाल है जो एक ऐसे कारागार में विकास का भ्रम पैदा करता है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है। विकिर जानता है कि वे ऐसी जगह फंस गए हैं जहां विकृत दुनियाएं अलग अलग लेवल से जुड़ी हुई हैं और जहां सामान्य नियम लागू नहीं होते। अपनी शक्तियों से वंचित होकर उन्हें असंभव चुनौतियों और राक्षसों का सामना करना पड़ता है। असफलता की कीमत बहुत भारी है। जो कोई भी पीछे रह जाता है उसकी जीवन शक्ति पूरी तरह से सोख ली जाती है और उसे राक्षस निर्माता की शक्ति में बदल दिया जाता है। उसे एहसास होता है कि ये छात्र विनाश के युग के लिए बलि के बकरे हैं और इसीलिए उसने उस राक्षस की योजना को रोकने के लिए जी जान से लड़ाई लड़ी थी। वो अपनी असफलता स्वीकार करता है। तभी अंधेरे से लाल चमकती आंखों वाले बड़े बड़े राक्षसी चूहे बाहर निकलते हैं और उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। गॉब्लिन परी पहले फ्लोर की शर्त की घोषणा करती है, सभी नॉर्वीजेनिकस सीवर चूहों को खत्म करो। गाइड चेतावनी देता है कि भले ही ये चूहे F रैंक के हों, लेकिन इनकी भारी संख्या इन्हें बेहद खतरनाक बना देती है। विशालकाय चूहे गुर्राते हैं और चारों दिशाओं से विकिर पर हमला बोल देते हैं। पास ही खड़ी डेकरेबिया माफी मांगती है और समझाती है कि टावर का प्रभाव उसकी शक्तियों को दबा रहा है। विकिर को चूहों के इस झुंड का अकेले ही सामना करना होगा। बिना घबराए विकिर लड़ाई के लिए अपना मास्क और कमीज उतार देता है। डेकरेबिया को लगता है कि शायद विकिर ने शुरू से ही अकेले लड़ने का मन बना रखा था। जैसे ही चूहे उसके करीब आते हैं, विकिर अपने मास्क को मसलकर तोड़ देता है। वो जानता है कि अपने पिछले जीवन रिग्रेशन से पहले के मुकाबले अब वो कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी वो 8 सितारा स्तर तक पहुंचने से अभी आधा ही दूर है। वो भारी मन से स्वीकार करता है कि पवित्र आशीर्वाद मिलने के बावजूद वो 5वें शव से बड़ी मुश्किल से ही बच पाया था, जिसके पास पहले राक्षस प्रभु की शक्ति का महज एक छोटा सा अंश था। विकिर की लाल आंख चमक उठती है और वो सिस्टम के नियम पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। इस टावर के अंदर हासिल किए गए स्टैट्स यहाँ से बाहर निकलने पर उसकी वास्तविक दुनिया की शक्ति को हमेशा के लिए बढ़ा देंगे। एक नए दृढ़ संकल्प के साथ वो अपनी रणनीति बदलने का फैसला करता है। एक गहरे और रहस्यमयी आभा मंडल से घिरा हुआ विकिर इस विकृत लेवलिंग सिस्टम का पूरा फायदा उठाने का प्रण करता है। चूहों के उसकी ओर उछलते हुए भी निर्भयता से खड़ा, वो इस प्रणाली का उपयोग करके अत्यधिक शक्तिशाली बनने और भाग निकलने का वादा करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। राक्षस की बलि देने की योजना को अस्वीकार करते हुए विकिर तेज हमला करता है। उसकी तलवार विशाल चूहों को चीरती हुई निकल जाती है। विकिर इस परीक्षा को जीतने का संकल्प लेता है और रसातल के वृक्ष को अपनी शक्ति का आधार बनाने का निश्चय करता है। उसकी आंखों में एक शिकारी कुत्ते की तरह जोश भरा है जो अपने शिकार का गला नहीं छोड़ता। कुछ ही समय बाद विकिर चूहों के खून से लथपथ सिरों के बीच विजयी खड़ा है।
अपने निर्दयी स्वभाव को अपनाते हुए वो बास्करविल के रूप में अपनी पहचान की पुष्टि करता है, ये मानते हुए कि उसका प्रतिशोधी रूप लौट आया है। गॉब्लिन परी सदमे में कांपते हुए देखती है। वो घोषणा करती है कि विकिर ने राक्षसों का संहार किया और पहले तल को किसी भी अन्य प्रतिभागी से तेजी से पार किया। अचानक विकिर ने आक्रामक ढंग से अपना हाथ उस जीव के मुंह में डाल दिया और उसे दम घोटते हुए अपने रिकॉर्ड तोड़ने वाले समय को ठंडे लहजे में स्वीकार किया। विकिर ने असहाय गाइड को घूरते हुए धमकाने वाले लहजे में अपने तेज प्रदर्शन के लिए उचित पुरस्कार की मांग की। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।